लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियां YouTube पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 7 आखिरी फैसला। आर्यनगर की बर्फीली वादियों में सुबह की गुनगुनाती धूप खाते सभी रहवासी अब अपने अपने घरों से निकलकर रोजमर्रा के काम में जुट चुके थे। आसमान में चढ़ते सूरज को देख लग रहा था कि तकरीबन 12 बज चुके हैं और जल्द ही दोपहर की शुरुआत होने वाली है। हर तरफ चहल पहल की आवाज बता रही है कि इस जगह की रफ्तार को बीती रात हुई बर्फीली बारिश और ठंड भी नहीं रोक सकती। जहां फेरी वाले सब्जी, फल, खिलौने, मिठाइयां, ठंड के मौसम में खास गर्म गुड़ और मूंगफली के ठेले लिए गली मोहल्ले में चिल्ला चिल्लाकर अपने अपने सामान बेच रहे हैं, तो वहीं सुबह के पकते हुए खाने की लजीज खुशबू हर घर से उठकर आर्यनगर की हवाओं में खुल रही है। ये सभी के सुबह के खाने का समय था। अल सुबह पढ़ने के लिए गुरुकुल गए बच्चे, काम पर निकले सभी किसान, फेरी वाले, दुकानदार, सैनिक सभी अपने अपने घरों में अब लौटने लगे थे। हर कोई जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपने घर पर बने स्वादिष्ट खाने को खा फिर से काम पर निकल जाना चाहता था। बड़ों को जहां काम की फिक्र थी तो वहीं बच्चों को खेलने की जल्दी। देखते ही देखते कुछ ही समय में आर्यनगर की सारी सड़कें पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। सभी स्त्री, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे अपने अपने घरों में हंसते खिलखिलाते साथ बैठकर खाना खा रहे थे। परिवार के सभी सदस्यों का साथ बैठकर खाना खाना यह सिर्फ आर्यनगर ही नहीं बल्कि पूरे मृत्युंजय साम्राज्य में एक रिवाज की तरह था। फिर वो सुबह का खाना हो या रात का, सालों से ऐसे ही खाने का समय होते ही आर्यनगर की सड़कें, गली मोहल्ले खाली हो जाया करते थे। पर कुछ था जो बीते कल से ही हर समय गश्त लगाता, हर घर में झांकता, यहां वहां भटक रहा था। जैसे कोई अदृश्य काला साया हो, हर गली मोहल्ले में जिसका पहरा हो, जैसे हर किसी पर उसकी निगाहें हो, खासकर सैन्य मोर्चे के पर। हर किसी को उसके होने का आभास था, मगर वो क्या है, क्यों है, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था, सिवाय सेनापति विक्रम सिंह के। खाने के समय पर भी ये काला साया, या कहें बहुत से काले साए, आर्यनगर में हर ओर घूम रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी और तेज खूंखार आंखें ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे आर्यनगर की बसावट के मुख्य द्वार से लेकर हर घर के अंदर तक मानो किसी को ढूंढ रही थीं। लंबे काले कपड़ों से ढका उन सभी काले सायों का भयानक, ताकतवर और झुलसा हुआ शरीर पैगाम था किसी की मौत का। जहां आर्यनगर आजाद होकर भी इन काले सायों की नजरबंदी में कैद था, तो वहीं आर्यनगर से कुछ ही दूर बसे इस जंगल से आर्यनगर की ओर भागता रोता बिलखता रेशम चिल्लाता हुआ तेजी से भाग रहा था। बचाओ, भूत 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 बचाओ। रेशम अब आर्यनगर से ज्यादा दूर नहीं था। डर के मारे रोती भीगती उसकी आंखों के सामने आर्यनगर का मुख्य द्वार तैर रहा था, जो उससे कुछ ही दूर था। कहीं रेशम की आवाज आर्यनगर के मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदारों तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सोचकर ही रेशम का पीछा करते मुनमुन की रूह कांप उठी। ताकत न होते हुए भी भारी भरकम मुनमुन अब और तेजी से भागा। नहीं, रुक जाओ रेशम, ये भूत नहीं, मालिक है। पर रेशम ये सब कहां सुनने वाला था। उसके सर पर दौड़ते पैरे आर्यनगर के मुख्य द्वार तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी जाने कहां से हवा में एक काला साया तेजी से उड़ता हुआ आया और पलक झपकते रेशम को पटखनी देता हुआ अपने काले कपड़ों तले उसे दबोचकर उसके ऊपर बैठ गया। रेशम चिल्लाया, बचाओ बचाओ। रेशम और चिल्लाता उससे पहले ही इस काले साय ने उसका मुंह अपने हाथों से कसकर बंद कर दिया और उसे खींचते हुए फिर से जंगल की तरफ घसीटता हुआ ले जाने लगा। हालांकि ये काला साया आर्यनगर में घूमते उन सायों से काफी अलग था। ये साया कोई और नहीं, मुनमुन की काली शॉल में लिपटा आर्यन था, जो समय रहते रेशम को पकड़कर फिर से जंगल की ओर लाकर अब उसे एक कोने में दबोचकर बैठा था। वहीं रेशम की डर से भरी चीखें अब और बढ़ गई थीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बाबा जी बचाओ, बचाओ। तूने मुझे अगर कुछ भी किया तो बाबा जी तुम्हें भस्म कर देंगे नंगे भूत। मैं छोड़ूंगा नहीं, बाबा जी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं रेशम, ये नंगे भूत नहीं, नंगे मालिक है। मेरा मतलब ये मालिक है, ये भूत नहीं है। मुनमुन ने रेशम को समझाना चाहा, पर रेशम एक हकले भूत की बात पर कहां विश्वास करने वाला था। वो और जोर से चिल्लाया, अरे शर्म नहीं आती, भूत होते हुए एक कमजोर इंसान को पकड़ते हो। दम है तो हमारे सेनापति जी को पकड़ो। पर मुझे छोड़ दो, अरे मुनमुन तू तो मेरा दोस्त था ना, छोड़ दे मुझे, बचाओ। कई देर तक इसी चीखने चिल्लाने, विधवा विलाप करने के बाद, आर्यन की गिरफ्त से छूटने की नाकाम जद्दोजहद करने के बाद, शरीर की पूरी ताकत खपा लेने के बाद और सेवक मुनमुन के बार बार समझाने के बाद कहीं जाकर हाफता मचलता रेशम
शांत हुआ और अब मुनमुन ने उसे पूरी असल बात कह सुनाई, जिसे सुनकर रेशम सन्न रह गया। क्या ये नंगा भूत, मेरे मतलब ये सिपाही आर्यन है? ये जिंदा है? पर इतने समय जमीन में दफन रहने के बाद कैसे कोई, और ये इनके शरीर पर इतना सारा खून, ये कैसे? और ये आर्यनगर क्यों जाना चाहते हैं? मुनमुन वो लोग इन्हें मार डालेंगे। रेशम के दिमाग में भी वही सब सवाल उमड़ आए जो कुछ देर पहले तक मुनमुन के जहन में थे। पर उसके इन सवालों को किसी और समय पर टालते हुए मुनमुन चिढ़ता हुआ बोला, पर ये सुनते भी कहाँ है अपने मुनमुन की? दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है मालिक को फिर से आर्यनगर में ले जाने के लिए। पर मुनमुन, वहां खतरा है। ना सिर्फ सभी सिपाही, मैंने छावनी में सेनापति जी को भी किसी से कहते हुए सुना है कि आर्यन को आर्यनगर में देखती जान से खत्म करने के लिए उन्होंने खुद उस खुफिया खूनी दस्ते को आदेश भेज दिया है। वो खूनी दस्ता, वो भयानक काले साए इस आदेश के मिलते ही दिन रात हर समय हर जगह चौकन्ने होकर आर्यनगर में घूम रहे हैं। और माना सिपाही आर्यन की चुस्ती फुर्ती और लड़ने की क्षमता औरों से कई अच्छी है, पर उनके सामने छावनी में इतने सालों तक दरबार रहने के अनुभव से मैं इतना तो कह सकता हूं कि सिपाही आर्यन उस खूनी दस्ते के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, खुद सेनापति जी भी नहीं। रेशम की ये बात सुन आर्यन और मुनमुन दोनों हैरान थे। तो वही अपनी बात को पूरी करता डर से सिहरता रेशम आगे बोला, ये खूनी योद्धाओं का दस्ता आम नहीं है सिपाही आर्यन। इन मौत के सायों को खुद महाराजा नरसिम्हा हर राज्य हर नगर में भेजते हैं, जिससे कि राजधानी में होने के बावजूद भी उनका नियंत्रण पूरे मृत्युंजय साम्राज्य पर होता है। आदेश पाते ही एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, राज्य में छठे किसी भी बगावत के स्वर को जड़ से उखाड़ सकते हैं, नगर गांव कस्बे यहां तक किसी भी सैन्य छावनी को देखते ही देखते तबाह कर सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसी को भी नहीं पता। पर हाँ, ये दस्ता महाराजा नरसिम्हा की छिपी हुई आंखें हैं, जो पूरे मृत्युंजय साम्राज्य में फैली हुई हैं, जिनकी नजरों में आना यानी मौत है। सालों से चिन्नमा का दरबार होने के कारण मुझे बस इतना ही पता है कि ये सभी लोग, ये सभी काले साए युद्ध कला में पारंगत, लड़ाई की देसी विदेशी सभी तकनीक में माहिर हैं। युद्ध कला के विशेष गुरुकुल से पढ़े ये लोग खास और सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं, जिनके पास लड़ने की ऐसी ऐसी अनदेखी तकनीक है जो आर्यनगर की हमारी पूरी सैन्य छावनी ने आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। इनसे बच पाना ही नामुमकिन है, तो फिर इन्हें हराना तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो यही कहना है, आप इस वक्त आर्यनगर ना ही जाएं तो बेहतर है सिपाही आर्यन। जाबाज खूनी दस्ते के बारे में और उनके बारे में इतनी सारी बातें आर्यनगर के कुछ ही लोगों को मालूम थी, बाकी सभी इसे एक अफवाह के रूप में देखते थे। क्योंकि ये दस्ता जितना खतरनाक था उतना ही खुफिया भी, पर क्योंकि ये सारी बातें आर्यनगर की देखरेख मंत्री चिन्नमा का दरबान कह रहा था, तो इसे अब सिर्फ एक अफवाह मान लेना मूर्खता होगी। आर्यन की भौहें भी अब कुछ सोचते हुए तन गईं। आर्यनगर में इतने सालों से होने के बावजूद, सेनापति का खास होने के बावजूद इसे इस खुफिया दस्ते के बारे में भनक तक नहीं थी। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए मुनमुन, जो कि दिल से चाहता था कि उसके मालिक अपनी जान दांव पर लगाकर आर्यनगर ना जाए, गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, मालिक, मुनमुन कहता है कि आर्यनगर में जाने की जगह क्यों ना अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन युद्ध कला के विशेष गुरुकुल में जाए, जिनसे खूनी दस्ते लड़ने की कला सीखे हुए हैं, और फिर आकर अपना बदला लें। तब तक मुनमुन राजधानी जाकर चिन्नमा से मिलने की कोशिश करेगा। मुनमुन की इस बात में दम था, वही आर्यन के दिमाग में भी यही बात घूम रही थी। इस नए शरीर नई जगह को समझना इस वक्त बहुत जरूरी था। मुझे पहले अच्छे से सबको समझना होगा। आर्यन पर अपनी बात का असर होते देख मुनमुन फिर बोला, तो मैं जाता हूं राजधानी, और आप युद्ध गुरुकुल में जाने के लिए निकलिए। मुनमुन के ये कहते ही आर्यन उठ खड़ा हुआ। मुनमुन को अब यकीन हो चला कि आखिरकार आर्यन ने उसकी बात मान ली है। सो चेहरे पर एक जीत की मुस्कान सजाए हर ओर से अपनी तोंद समेटकर मुनमुन भी खड़ा हो गया। वो निश्चित होकर अभी पलटा ही था कि तभी उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसके चेहरे की रंगत फिर से उड़ गई। जिद्दी आर्यन जाने क्या सोचकर बोल पड़ा, जाने क्यों इस सैन्य दस्ते के बारे में सुनकर अब मुझे अपने कपड़ों की और भी ज्यादा याद आने लगी है। मुनमुन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कपड़े मुझे पुकार रहे हों, मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आर्यन की ये बात जहां रेशम के सर के ऊपर से जा रही थी, तो वहीं मुनमुन ने यह सुनकर अपने बाल नोच लिए। वो गुस्से में बौखला उठा, या मालिक, आप समझते क्यों नहीं, इतने जिद्दी क्यों हैं आप? जब मैं कह रहा हूं, रेशम कह रहा है कि आर्यनगर जाना आपकी जान के लिए खतरा है, तो फिर क्यों आप वहां जाने की जिद पकड़ कर बैठ गए? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? बोलते बोलते मुनमुन की जुबान अचानक रुक गई। उसे होश आया कि वो किस तरह अपने मालिक से बात कर रहा है। आज से पहले उसने आर्यन से इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी। वहीं सामने खड़े आर्यन की आंखों में भी अब गुस्से के लाल डोरे उभर चुके थे। मुनमुन ये देख डरकर पीछे खिसकने लगा, तो वहीं आर्यन अब गुस्से में मुनमुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुनमुन को अब किसी भी पल आर्यन की जोरदार किक उसकी तरफ आती दिख रही थी, मगर उसकी सोच के विपरीत आर्यन ने उसे आज एक ही दिन में दूसरी बार गले लगा लिया। हालांकि पिछली बार ठंड के कारण था, मगर इस बार आर्यन भी भावुक था। मुनमुन के मन में अपने लिए इतनी चिंता देख
आर्यन पिघल गया था, मगर अपने आप को अगले ही पल संभालता हुआ आर्यन मुनमुन से कुछ दूर हटते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी फिक्र है मुनमुन, और यह भी कि तुम्हें भी पता है कि मैं आर्यनगर सिर्फ अपने कपड़ों के लिए नहीं जा रहा हूं। पर तुम्हें नहीं लगता मुनमुन, जिसने तुम्हारे मालिक की इतनी बदनामी की, जिसके कारण आज मेरी तुम्हारी हम सबकी जान पर बन आई है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम अपने मालिक के गुनहगारों को, उसे जमीन में जिंदा गाड़ देने वालों को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो मुनमुन? ये कहते वक्त आर्यन जितना गंभीर था, उतना ही ये सुनकर मुनमुन भावुक, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से का उबाल साफ देखा जा सकता था। अपने मालिक की इस बात पर पहली बार सहमति जताता मुनमुन बोला, पर मुनमुन चाहता है मालिक कि आप जो कुछ करें उसमें आर्यन का गुस्सा नहीं, रसिक लेले की चतुराई हो, ताकि हम पकड़े भी ना जाएं और आप जो चाहते हैं आप वो भी कर पाएं। इस समय यही सही रहेगा कि आप किसी की भी नजरों में ना आए, खासकर उस खूनी दस्ते की नजरों में। मुनमुन उन चंद लोगों में से था जिसे आर्यन का असली नाम मालूम था, और यह भी पता था कि आर्यन के तरीकों में और रसिक लेला के तरीकों में कितना फर्क है। आर्यन क्या कर सकता है और रसिक लेले क्या कर सकता है। वैसे ये बात तो अब दरबान रेशम भी जानना चाहता था कि ऐसा आर्यन क्या करने वाला है, क्योंकि आर्यनगर की कड़ी और चौकस सुरक्षा के बीच किसी की भी नजर में आए बिना कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। फिर किसी से बदला लेना, सैन्य मोर्चे में जाकर बिना आवाज करे सिपाही दुष्यंत जैसे खतरनाक योद्धा को मारना तो असंभव था। पर शायद रेशम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब रसिक लेले कुछ ठान लेता है तो वो उसे करके ही दम भरता है। क्या करेगा आखिर अब रसिक लेले उर्फ आर्यन? क्या उन खतरनाक काले सायों की नजरों से बचकर आर्यन दुष्यंत से अपना बदला ले पाएगा? क्या युद्ध के विशेष गुरुकुल जाएगा आर्यन? क्या मोड़ लेगी अब आर्यन की ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एपिसोड 8, शेर की खाल में भेड़िया। आर्यन दुष्यंत से बदला लेने का मन बना चुका था, पर कहते हैं ना, जब किस्मत में ही लगे हों घोड़े तब खूब तलो पकोड़े। सही कहते हैं। तो दिक्कत यह थी कि आर्यनगर में घुसने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि था आर्यनगर का मुख्य द्वार, और वहां खड़े द्वारपालों और सैनिकों की नजरों से बचकर आर्यन का अंदर घुसना नामुमकिन था। पर जो नामुमकिन को भी हंसते हुए पार कर दे, वही तो रसिक लेले है। सनसनाती हवाओं के शोर के बीच जहां खूनी दस्ते के खतरनाक योद्धा दोपहर का खाना खाते शांत आर्यनगर के मुख्य द्वार से लेकर हर घर पर अपनी नजरें जमाए हुए थे, तो वहीं आर्यन की तरकीब के मुताबिक मुनमुन और रेशम एक बड़े से लकड़ी के चक्के पर कुछ ऐसा लादे मुख्य द्वार पर जा पहुंचे, जिसे देख हैरानी से सभी द्वारपालों, सिपाहियों, वहां मौजूद लोगों, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? एक द्वारपाल ने लकड़ी के चक्के के पास आकर घबराते हुए पूछा, करेगा कौन? एक ही तो योद्धा है पूरे आर्यनगर में, और वो हूं मैं, यानी कि मुनमुन। दरअसल मुनमुन ने आर्यन के कहे अनुसार उन सभी बड़े जंगी और खूंखार भेड़ियों के कटी फटी मरी हुई भयानक लाशों को अपने लकड़ी के चक्के पर किसी शोपीस से उसका दिखावा करते हुए सजा रखे थे। इतने मोटे ताजे और खूंखार भेड़ियों से 10-10 सिपाहियों तक का लड़ना नामुमकिन था, तो फिर मुनमुन जैसे भोंदू सेवक ने ऐसा क्यों किया? द्वारपाल को मुनमुन की बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, पर तभी मुनमुन की हाँ में हाँ मिलाता दरबान रेशम भी बोल पड़ा, अरे हाँ, मैंने खुद मुनमुन को इन खूंखार भेड़ियों से लड़ते हुए देखा था। अरे, आर्यनगर के आसपास मंडराते भेड़िए तो आर्यनगर में तबाही मचाने वाले थे, पर अपने नगर को इन खूंखार भेड़ियों से बचाने के लिए मुनमुन बगैर अपनी जान की परवाह किए ऐसे दहाड़ा जैसे कोई शेर, ऐसे झपटा जैसे कोई चीता, फिर ऐसे इनके बहते खून में नहाकर बैठा जैसे कोई सुअर, मेरा मतलब जैसे कोई जैसे कोई जंगली गेंडा। गेंडा कहे जाने पर मुनमुन ज्यादा खुश नहीं था। द्वारपाल से छुपते हुए उसने रेशम को कसकर कोहनी मारी, पर रेशम को इस वक्त कोई और जानवर नहीं सूझ रहा था। वहां सभी सैनिकों द्वारपालों का सर ये सोचकर चकरा रहा था, कहां तोंदू मनमुंदी मुनमुन और कहां ये भयानक जंगली भेड़िए। ऐसा होना दुनिया के 90 अजूबे जैसा था, क्योंकि 8वां अजूबा तो खुद मुनमुन था। कोई और अगर ऐसा करता तो बात इतनी ना बढ़ती, पर क्योंकि यह करिश्मा मुनमुन ने कर दिखाया था, इसीलिए खबर आग की तरह देखते ही देखते पूरे आर्यनगर में फैल गई, और कुछ ही देर में लोगों का एक पूरा हुजूम ये नजारा देखने आर्यनगर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो गया। हर ओर ये नजारा देखकर फुसफुसाहट बढ़ रही थी। जहां सैनिकों को अब मुनमुन का एक खूंखार रूप देखकर उसे कुछ कुछ हिचकिचाहट होने लगी थी, तो वहीं लोगों में, बच्चों में इन भयानक जंगली भेड़ियों को देखने की हौर सी लगी थी। वहीं कुछ व्यापारी तो इन भेड़ियों के सुंदर फरनुमा सफेद काले बालों वाली खाल के लिए मुनमुन को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पल भर में आर्यनगर के मुख्य द्वार पर हंगामा खड़ा हो गया था, जैसे पूरा आर्यनगर मुख्य द्वार पर आ उमड़ा हो। इससे न केवल अब खुद द्वारपाल परेशान थे, बल्कि द्वार से आने जाने वाले सभी व्यापारियों, किसानों को भी दिक्कत हो रही थी। व्यवस्था में आई इस खलल को ठीक करने के लिए द्वारपालों और सैनिकों ने कई बार इस हुजूम को हटाने की कोशिश की,
पर लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। लोगों के इस जत्थे को यहां से हटाने का अब सिर्फ एक इलाज था, जो कि आर्यन पहले से जानता था, और वो इलाज था बगैर जांच पड़ताल किए मुनमुन को इन भेड़ियों की लाशों सहित मुख्य द्वार के भीतर उसके घर की ओर भेज दिया जाए, जहां रेशम को डर था कि किस तरह आर्यन आर्यनगर के सिपाहियों और कड़ी सुरक्षा के बीच आर्यनगर में घुसेगा। तो वहीं अब खुद आर्यनगर के सिपाही भीड़ को छाड़ते हुए आर्यन के लिए रास्ता बना रहे थे। दरअसल आर्यन इस लकड़ी के चक्के पर 5वें भेड़िए की खाल पहने छुपा था, जिसे बड़ी चालाकी से 4 भेड़ियों की लाशों तले दबा मुनमुन धक्का मारते हुए आगे ले जा रहा था। तो इस तरह भेड़िए की खाल में लिपटा आर्यन उर्फ रसिक लेले अपनी इस तरकीब के काम कर जाने पर मन मन मुस्कुराता हुआ फिर से आर्यनगर में दाखिल हो चुका था, वो भी बगैर किसी के देखे। वहीं मुनमुन को उसके इस बहादुरी भरे कार्य के लिए हर ओर से तारीफें और तालियां मिल रही थीं। पर तभी एक कड़कड़ाती आवाज ने मुनमुन को रोका। रुको मुनमुन। यह आवाज खुद सेनापति विक्रम सिंह जी की थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद भीड़ का सारा शोर एक झटके में डर से सन्नाटे में बदल गया। वहीं सेनापति जी अब अपने घोड़े से उतरते हुए अब मुनमुन के ठीक सामने आ बोले। क्या जो मैं देख रहा हूं और जो मैंने सुना है वो सच है मुनमुन? मुनमुन यूं तो किसी के भी सामने अपनी बात बड़ी आसानी से रख देता था, पर सेनापति जी के रौबीले व्यक्तित्व के सामने हर बार उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। फिर इस बार तो जो वो कर रहा था उसका पता चलते ही सेनापति उसकी जान ले लेते। सेनापति की हुंकारती हुई इस आवाज को सुन भेड़िए की खाल में छुपा आर्यन भी एक पल को सहम गया। वहीं मुनमुन अब अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोला, हाँ सेनापति जी, आर्यनगर के लिए तो मुनमुन की जान भी हाजिर है। फिर ये तो कुछ भी नहीं। मुनमुन को डर था कि कहीं सेनापति उससे ये ना पूछ लें कि उसने ये किया कैसे, कौन सी युद्ध कला आजमा कर उसने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, क्योंकि सेनापति की आंखों में अभी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। मुनमुन से अपनी नजरें हटाते हुए अब उनकी नजरें चक्के पर पड़ी, उन खूंखार लाशों पर पड़ी, जिनके शरीर से उनके खून का कतरा कतरा तक बहा दिया जा चुका था। यह देख पल भर को सेनापति की आंखों में आर्यन की शक्ल उभर आई, जिससे तमतमाए सेनापति अब खुद इन लाशों को ध्यान से देखने चक्के की ओर बढ़े। ये देख घबराए मुनमुन के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। तो वहीं रेशम को अपनी आंखों के सामने साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे, और आर्यन, जो कि बगैर हिले डुले काफी देर से इन लाशों में छुपा था, उसने भी सेनापति की नजरों में न आने के लिए अपनी सांसें रोक ली। सेनापति बड़े गौर से भेड़ियों की लाशों को कुछ देर तक देखते रहे, और कुछ देख अब गुस्से में लाल हुए फिर से मुनमुन की ओर पलटे। मुनमुन को यकीन हो चला कि यहां रसिक लेले के चक्कर में उसकी जान के लेने के देने पड़ चुके हैं। वहीं रेशम को तो अब यमराज के भैंसे की भी चिंगारती आवाज सुनाई देने लगी थी। सेनापति जी गरज कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। भेड़ियों के शरीर पर चोटों के निशान देख सेनापति जी समझ चुके थे, लड़ने की यह तकनीक, शरीर के इन प्रेशर पॉइंट्स पर वार करना, यह सिर्फ आर्यन का तरीका है। पर जाने क्या सोच सेनापति जी का गुस्सा भावनाओं में बहता हुआ उनके चेहरे पर छलक उठा, और वो बोले, मैं समझ सकता हूं मुनमुन, इतने सालों तक तुम आर्यन के वफादार सैनिक रहे हो, तुमने लड़ने की यह तकनीक जरूर अपने मालिक से सीखी होगी। हाँ हाँ, उन्हीं से ही तो, मुनमुन ने झूठी हंसी सजाते हुए कहा। सेनापति की आंखों में ये कहते हुए भयानक गुस्से के लाल डोरे उभर आए थे। आज के बाद ना आर्यन का नाम, ना उसकी सिखाई कोई भी तकनीक का तुम इस्तेमाल करोगे। आर्यनगर के लिए मेरे लिए वो सपोला मर चुका है, और अगर नहीं मरा तो जल्द ही मार दिया जाएगा। सेनापति की गर्जना हर दिशा में फैलती हुई गूंज उठी थी। वो धोखेबाज, एहसान फरामोश गद्दार, शेर की खाल में एक भेड़िया है, जिसने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। सेनापति जी की सारी चुभती बातें भेड़िए की खाल में लिपटे आर्यन के दिल को मानो कुरेद रही थीं। तभी उस पर और नमक मिर्ची डालती वहां मौजूद उस भीड़ की आवाज से आर्यन का दिल दहल उठा। मार डालो उसे, मार डालो उसे, उस हरामी के पिल्ले का गला काट दो, उस नमक हराम को खत्म कर दो। हर ओर से आ रही इतनी नफरत आर्यन खुद में जब्त नहीं कर पा रहा था। जिस आर्यनगर में वो पला बड़ा, जहां के लोगों के लिए वो हर पल तैनात रहता था, उन सबके मन में बगैर सच जाने उसके लिए इतनी नफरत, आर्यन का खून खौलने लगा था। और इसी बात का डर मुनमुन को था। डर के मारे पसीने में तरबतर मुनमुन को डर था कि कहीं गुस्से में आकर आर्यन कुछ गलत कदम ना उठा ले। पर कहीं ना कहीं उसे यकीन भी था कि आर्यन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहां आने से पहले आर्यन ने उसे वादा किया था कि वो आर्यनगर में जाकर जो कुछ करेगा उसमें आर्यन का गुस्सा नहीं बल्कि रसिक लेले की चतुराई होगी।
अब वो बस अपनी बात पर अड़िग रहे, इसी बात की प्रार्थना करता मुनमुन हकलाता हुआ बोला, बिल्कुल सेनापति जी, मैं मालिक की कोई बात आगे से उनकी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी वफादारी सिपाही आर्यन से पहले आर्यनगर के लिए है। ना चाहते हुए भी कहीं मुनमुन की ये बात सुन जहां सेनापति के मन को कुछ शांति मिली, तो साथ ही उनके मन में कुछ अफसोस भी था। तुम्हारे शरीर के आकार और बुद्धि पर सवाल उठाकर आर्यनगर की सैन्य छावनी ने तुम्हें सेना में भर्ती ना करके गलत किया है मुनमुन। आर्यनगर के लिए इतने खूंखार भेड़ियों से भिड़कर तुम्हारे उन्हें मार डालने की बात से तो यही लगता है। मैं तुम्हारे लिए खास युद्ध के गुरुकुल में बात करूंगा, जहां से तुम लड़ाई की हर कला सीखकर एक खास दस्ते में शामिल हो पाओगे। इस खास दस्ते से सेनापति का इशारा उसी खूनी दस्ते की ओर था जो इस वक्त भीड़ के बीच में अपने काले लंबे चोंगे में छुपे ये सब कुछ देख रहा था। अब जाओ और इन भेड़ियों की खालों को सैन्य मोर्चे के मुख्य कार्यालय में किसी तमगे की तरह, एक उपलब्धि की तरह सजाओ। आर्यनगर तुम्हारी ये बहादुरी हमेशा याद रखेगा। कहते हुए सेनापति जी ने भीड़ के उस हुजूम को वहां से हटने का इशारा करते हुए बगैर कुछ भी छानबीन किए बिना मुनमुन का रास्ता साफ कर दिया। ये देख मुनमुन की जान से हलक को आकर जैसे फिर से निगल जा चुकी थी। रेशम की आंखों के सामने उभरी यमराज की वो तस्वीर बनकर जैसे फिर से मिट चुकी थी। अपनी जान बची पाकर ना सिर्फ मुनमुन रेशम भी खुश था, पर अब यहां से विदा लेते हुए रेशम जल्दी से अपनी जगह पर पहरा देते हुए भाला संभाल कर खड़ा हो गया। वहीं मुनमुन आर्यन को सबसे छुपाता हुआ अपने तंबू में ले आया और जल्दी से बाकी भेड़ियों की लाशों को सेनापति के कहे अनुसार सैन्य मोर्चे के मुख्य कार्यालय में लगाया। पर यह सिर्फ 4 खाली थी। 5वें भेड़िए की खाल अभी आर्यन ने अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी। वो धोखेबाज एहसान फरामोश गद्दार, शेर की खाल में भेड़िया है, मार डालो उसे, उस हरामी के पिल्ले का गला काट दो, उस नमक हराम को खत्म कर दो। सेनापति की वो बात, लोगों की वो नफरत, उनका उसे हरामी कहना अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। तो वहीं आर्यन को इस तरह विचारों में डूबा देख मुनमुन चुपचाप उसके लिए खाने को चावल से भरी एक थाली ले आया। चावल पर डालने के लिए दाल उसकी गरीबी के कारण उसके नसीब में नहीं थी। तो वहीं आर्यन बगैर कुछ बोले मुनमुन से थाली ले किसी हफ्सी सा जल्दी जल्दी चावल खाने लगा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा चावल के बड़े बड़े निवालों को अपने दांतों से चबा निकाल रहा हो। और अब किसी धुन में आर्यन बोला, चिंता मत करो मुनमुन, अब से तुम ये खाना नहीं खाओगे। यहां से निकलते ही मैं युद्ध गुरुकुल में जाऊंगा। तुम अब जल्दी से मेरे मोर्चे में जाकर मेरे कपड़े और अलमारी में रखी मेरी सारी स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। हमें बहुत जल्द यहां से निकलना है। आर्यन के दिमाग में क्या था ये मुनमुन नहीं जानता था, पर इस वक्त आर्यन को कुछ भी समझाना उसने ठीक नहीं समझा। आर्यन की चोटों पर लगाने की जड़ी बूटी देता हुआ मुनमुन उसके कहे अनुसार किसी की नजर में आए बिना आर्यन के सैन्य मोर्चे की ओर बढ़ चला। वहीं आर्यन के दिमाग में सिर्फ आर्यनगर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ चल रहा था। वापस अपनी दुनिया में जाना इस वक्त काफी मुश्किल होगा। मुझे किसी भी तरह यहां जिंदा रहना होगा। आर्यन की सारी यादें, उसके सोचने का तरीका, उसके लड़ने का अंदाज अब भी इस शरीर में मौजूद है। मुझे किसी तरह उन्हीं को अपनाकर उन्हीं के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या चल रहा है आखिर आर्यन के दिमाग में? किस दुनिया की बात कर रहा है वो? क्या होगा अब रसिक लेले का अगला कदम? किस तरह बदला लेगा आर्यन अपने साथ हुए धोखे और अपनी बदनामी का? भयानक मोड़ लेती आर्यन की इस रोमांचक कहानी को आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन ओनली ऑन पॉकेट एफएम। EP9 बब्बर शेर। वैसे तो अपने सामान्य से थोड़े कम लंबे और जरूरत से कुछ ज्यादा मोटे शरीर को छुपाकर मुनमुन के लिए उन काले सायों की नजरों से बचकर आर्यन के सैन्य मोर्चे तक पहुंचना नामुमकिन था। पर एक सेवक होने के भी अपने कुछ फायदे हैं। सालों से आर्यनगर के सिपाहियों की सेवा करते मुनमुन को सारे खुफिया, अनदेखे, कम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते पता थे। उन्हीं रास्तों होता वो बड़ी आसानी से सबकी नजरों से बचकर अपनी मंजिल तक आखिर पहुंच गया। आर्यन के कहे मुताबिक उसके कपड़े और अलमारी में पड़े उसके सोने के सिक्के समेटते वक्त मुनमुन के दिमाग में फिर वही ख्याल कौन उठा जो उसे आज सुबह से ही अंदर खाए जा रहा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे आर्यन में कुछ बदला बदला सा है और आर्यन का उस हालत में ताबूत से जिंदा निकल आना, उन खूंखार भेड़ियों से भिड़ जाना, उन्हें इस तरह निहत्ते मार डालना कैसे मुमकिन है? मगर खुद को यह कहकर कि शायद उसके मालिक उसकी सोच से कुछ भी ताकतवर हैं, मुनमुन जल्दी से आर्यन का सभी सामान एक चमड़े के बैग में भरकर फिर छुपता छुपाता वहां से निकल पड़ा। पता नहीं क्यों, पर उसे इस खुफियापन में छुपने छुपाने में अब मजा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब भी अपनी असल दुनिया की सोच में डूबा नहाकर अपने शरीर से खून को साफ कर चुका था। अपने जख्मों पर जड़ी बूटी लगा उन्हें अच्छे से बांध चुका था, पर उसके हाथों में अब भी भेड़िए की वही खाल थी जिसे ओढ़कर वो
आर्यनगर में दाखिल हुआ था। उसकी नजरें लगातार भेड़िए के चेहरे की ओर देखकर कुछ सोच रही थीं। उसके कानों में अब भी सेनापति की कही वो बात ढोल नगाड़े की तरह जोर जोर से बज रही थी कि वो शेर की खाल में एक भेड़िया है। गुस्से से उसका सर तपने लगा था कि तभी मुनमुन वहां आ पहुंचा। खुद के गुस्से पर काबू करते आर्यन ने देखा उस चमड़े के बैग में उसकी कहीं हर चीज मौजूद थी। सोने के उन सिक्कों को अब अपनी कमर पर बांधकर आर्यन अपने सैनिकों वाले कपड़ों को पहनने लगा। पर ऐसा करते हुए भी आर्यन की आंखें लगातार भेड़िए की उस खाल पर अटकी हुई थीं। और अब ना जाने क्यों, पर आर्यन ने भेड़िए की उस खाल को अपने ऊपर इस तरह ओढ़ लिया कि भेड़िए का चेहरा ठीक आर्यन के सर पर सजा था। उसकी पीठ से आगे आते भेड़िए के खालनुमा ऊपरी पंजे उसके सीने पर बंधे थे और अब भेड़िए निचले पंजों को अपनी कमर पर कसता हुआ आर्यन पलटा। गुस्से में तपकर लाल हुआ आर्यन पहले ही डरावना लग रहा था, उस पर से अब ताजा मरे भेड़िए की खाल को अपने ऊपर इस तरह लपेटना आर्यन को और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये देख हिचकिचाते हुए सही, पर मुनमुन ने इसके बारे में पूछना चाहा, पर उससे पहले ही आर्यन ने उसे टोकते हुए कहा, यह सवाल जवाब करने का समय नहीं है मुनमुन, ये समय है करने का, अपने लिए खड़े होने का। सेनापति जी ने यही कहा था ना कि मैं शेर की खाल में एक भेड़िया हूं, लेकिन वो गलत है। मैं शेर की खाल में भेड़िया नहीं, बल्कि इस भेड़िए की खाल में एक बब्बर शेर हूं। और बहुत जल्द उन्हें भी इस बात का पता चल जाएगा, ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे आर्यनगर को, पूरे मृत्युंजय साम्राज्य को पता चल जाएगा कि मेरी पहचान एक हरामी की नहीं, एक योद्धा की है। मैं खुद में इतनी ताकत भर लूंगा, खुद को इस काबिल बना लूंगा कि लोग मेरे जन्म की सच्चाई भूलकर मेरे कर्म की सच्चाई से मुझे पहचानेंगे और वही मेरी सच्ची पहचान होगी। मगर उससे पहले कुछ अधूरी मुलाकातें हैं जिन्हें हमें पूरी करनी है मुनमुन। जिसलिए हम आर्यनगर आए हैं वो काम हमें निपटाना है। आर्यन की इन बातों से मुनमुन भी भावुक हो उठा था, साथ ही उसे इन सब में पहले से मजा आने लगा था। सो आर्यन को हिम्मत देते हुए वो बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मालिक? जो कुछ भी आपके दिमाग में हो ये मुनमुन तैयार है, आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक खुराफाती मुस्कान उभर आई। ये हंसी रसिक लेले वाली थी। अपना प्लान मुनमुन को अच्छे से समझाते हुए आर्यन ने उसे सिपाही दुष्यंत के सैन्य मोर्चे की तरफ भेज दिया और खुद निकल पड़ा एक दूसरे ही सैन्य मोर्चे की तरफ। आखिर ये सब एक सैन्य मोर्चे से ही तो शुरू हुआ था, क्यों ना इसका अंत भी वहां से लिखा जाए। कहता हुआ आर्यन बड़ी सावधानी से अपने लचीले और मस्कुलर शरीर से कूदता फांदता मौत के काले योद्धाओं की नजरों से खुद को बचाता हुआ एक खास सैन्य मोर्चे के पिछवाड़े में आ पहुंचा। दरअसल ये सैन्य मोर्चा किसी और का नहीं, सेनापति विक्रम सिंह की बेटी लायला का था, जिसे देखते हुए आर्यन बोला, गलती जितनी दुष्यंत की है उतनी तुम्हारी भी है लायला, तो फिर सजा भी तो दोनों को बराबर मिलेगी ना। कहता हुआ आर्यन पिछली दीवार के सहारे सावधानी से ऊपर चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल की खिड़की तक आ पहुंचा जहां लायला रहती थी। मगर खिड़की से अंदर झांकते झांकते ही आर्यन की आंखें जैसे फटकर बाहर आ गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि लायला इस वक्त भी अपने विदेशी टब में नग्न होकर नहाती हुई खुद को सहला रही थी। ये लड़की है मछली जो दिन रात पानी में पड़ी रहती है। सच तो ये था कि आर्यन की हालत पस्त थी, जहां उसका दिमाग उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था, तो उसके शरीर का बाकी बचा हिस्सा इस खूबसूरत नजारे को देखते रहने के लिए आर्यन को विवश कर रहा था। आर्यन को दूसरी बार एहसास होने लगा था कि अब वो सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो एक मर्द बन चुका है। लायला के सुंदर कोमल और मादक बदन को देख आर्यन का पूरा शरीर ध्रुजने लगा। उसके शरीर का हर हिस्सा थर थराने लगा और इसका फल ये हुआ कि आर्यन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा दूसरी मंजिल से गिरता हुआ सैन्य मोर्चे के पिछवाड़े में बने बगीचे में धप से जा गिरा। वो तो आर्यन की किस्मत अच्छी थी जो वो बगीचे के झाड़ीदार हिस्से में गिरा था, वरना ये दूसरी बार होता जब लायला के हुस्न के कारण आर्यन मौत के मुंह में जाता। दर्द से चीखती अपनी आवाज को अपने हाथों से दबाकर रोकता आर्यन दर्द में चुपचाप करहाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन ठीक सिपाही दुष्यंत के सैन्य मोर्चे के बाहर खड़ा था, जहां सिपाही दुष्यंत अपने शागिर्दों को भयानक फिस्ट फाइटिंग यानी मुक्के से तेज प्रहार करने की तकनीक सिखा रहा था। सेवक मुनमुन को अपने सैन्य मोर्चे के पास खड़ा देख दुष्यंत अपने उसी घमंडी अंदाज में बोला, सुना मैंने तुम्हारे उन खूंखार भेड़ियों को मारने का कारनामा, और अब यहाँ क्या मेरे मुंह से अपनी तारीफ करवाने आए हो? दुष्यंत के कहते उसके सभी शागिर्द ठाका मारकर हंस दिए, तो वहीं उन्हीं के साथ साथ मुनमुन भी अजीब तरीके से अपनी हंकली बनावटी हंसी हंसता हुआ बोला, नहीं सिपाही दुष्यंत जी, मैं तो बस आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। मुनमुन का यह निवेदन सुन जहां दुष्यंत को सोच में पड़ गया, तो वहीं मुनमुन की नजरों में वही दृश्य घूमने लगा जो उसने छुप कर देखा था। उसके मालिक को डंडे से मारते दुष्यंत और उसके सारे शागिर्द वही थे
जिन्होंने घायल आर्यन को अधमरी हालत में जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है मुनमुन? हर तरफ तुम्हारे चर्चे हैं। यहाँ तक सेनापति जी ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए खास युद्ध गुरुकुल में बात करेंगे, जहां तुम अपनी स्टोन के साथ भयानक युद्ध कला सीख कर और भी खूंखार हो जाओगे, और किसी खास सैन्य दस्ते में तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। पर इसके साथ बात यह भी है मुनमुन कि उसके बाद भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे यानी दुष्यंत को अकेले में बात करने के लिए बुलाओ। जो कहना है यही कहो, वरना तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैं उन भेड़ियों से लाख गुना ज्यादा जंगली हूं। दुष्यंत ने मुनमुन को नीचा दिखाते हुए कहा और फिर अपने शागिर्दों के साथ मुक्केबाजी का अभ्यास करने लगा। वही मुनमुन फिर वही झूठी हंसी हंसता हुआ बोला, अरे बिल्कुल भेड़िए क्या, आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली हो। मेरा मतलब है खूंखार हो, भयानक हो, और इसीलिए सेवक बस इतना ही चाहता है कि अगर मुझे कोई लड़ना सिखाए तो वो आप हो, कोई और नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतरीन योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी ये तारीफ सुनते ही दुष्यंत की हवा में तेजी से घूमते मुक्के रुक गए। उधर मुनमुन ने ये देख दुष्यंत को और लालच देते हुए कहा, मैं तो आपको गुरु के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगा, साथ ही इसमें आपका भी तो फायदा है। जिस मुनमुन की सेनापति जी ने सबके सामने भरे आर्यनगर में तारीफ की, वो आज आपका शागिर्द है। जब ये लोग सुनेंगे तो आपका कितना नाम होगा। मुझे तो लगता है चिनिम्मा आपकी काबिलियत और योद्धा तैयार करने गुरु को देख कहीं आपको ही अगला सेनापति अध्यक्ष घोषित ना कर दे। ये कहकर मुनमुन ने दुष्यंत की सबसे कमजोर नस छेड़ दी थी। सेनापति अध्यक्ष बनाए जाने वाली बात सुनकर जैसे दुष्यंत का दिमाग घूम गया, और अब तक मुनमुन से बड़े रूखे लहजे में बात करने वाला दुष्यंत मुस्कुराकर बोला, वैसे आमतौर पर मैं किसी को ऐसे अपने शागिर्द नहीं बनाता, मगर क्योंकि तुम इतनी जिद कर रहे हो, मुझसे सीखने की इतने उतावले हो और मतलब से मरे ही जा रहे हो, तो मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करता हूं। कहते हुए दुष्यंत की बाहें खिल गईं, तो वहीं आर्यन की बताई तरकीब को अब फाइनल टच देता मुनमुन बोला, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, मगर क्यों ना इसे और बड़ा बनाए। मैंने जिन खूंखार भेड़ियों को मारा है वो इस समय सैन्य छावनी के मुख्यालय में लगे हैं, क्यों ना आप वहीं सबके सामने मुझे अपना शिष्य बनाए। फिर तो आपका नाम पूरे आर्यनगर में फैल जाएगा। मैं बुला लूंगा सारे आर्यनगर को। छावनी के सारे सैनिक को भी एक बड़े युद्ध गुरुकुल में जाने की जगह मुनमुन ने आर्यनगर के सर्वश्रेष्ठ सिपाही दुष्यंत को अपना गुरु चुना। कितनी बड़ी बात होगी ये। मुनमुन की लच्छेदार बातें सुनकर दुष्यंत भी फिसलने लगा था। अपनी मूछों को ताव देता हुआ वो अपने सभी शागिर्दों को डांटते हुए बोला, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या मेरा नया और सबसे चहेता शागिर्द जाएगा आर्यनगर के सभी लोगों और छावनी के सभी सैनिकों को बुलाने? अभी के अभी तुम सभी जाओ और सबको लेकर सैन्य छावनी के मुख्यालय पहुंचो। कोई ना आ रहा हो तो उसे खींच कर लाओ। याद रहे, एक एक इंसान वहां होना चाहिए, वरना तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा मैं। ये सुनते ही दुष्यंत के सभी शागिर्दों में अफरा तफरी मच गई। कोई आर्यनगर से लोगों को लेने भागा, तो कोई सैन्य मोर्चे से सैनिकों को लेने, और बाकी सभी सेनापति जी और आर्यनगर के सभी खास मंत्रियों को बुलाने दौड़ पड़े। वहीं दुष्यंत मुनमुन के कंधे पर हाथ रखता हुआ बड़ी विनम्रता से उसे मुख्यालय की ओर ले जाता हुआ बोला, मुनमुन तुम्हें पता नहीं है, पर तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो। तुम्हारे अंदर मुझे हमेशा से एक आग दिखी है। मैं सोच रहा था क्यों ना तुम सबके सामने ये भी बोल दो कि जिस तकनीक से तुमने उन भेड़ियों को मारा, वो तकनीक भी आर्यन की नहीं, मेरी सिखाई थी। कैसा रहेगा ये? वहां दुष्यंत की हाँ में हाँ मिलाता, उसकी झूठी तारीफें करता मुनमुन ये सोचते हुए मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था कि यहां तो सब तरकीब के मुताबिक हो गया, बस अब उधर मालिक अपना काम अच्छे से निपटा ले। पर इधर नीचे गिरने के कारण कमर में आई मोच को स्ट्रेच करते सही करता हुआ आर्यन दबी जुबान कढ़ाई में दर्द से आई शायद इसे कमर तोड़ इश्क कहते हैं, पकड़ाने के डर से बेचारा दर्द में चीख भी नहीं सकता था। पर अगले ही पल खुद को संभालता हुआ आर्यन अपने सर को हवा में जोर जोर से दाएं बाएं हिलाता हुआ खुद से बोला, नहीं आर्यन, ये समय भटकने का नहीं है। मुनमुन शायद अब तक अपना काम कर चुका होगा, मुझे भी अब जल्दी से अपना काम निपटाना होगा। यही सोचकर चार्ज हुआ आर्यन फिर से बड़ी तेजी से पिछली दीवार के सहारे दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा और बड़े आहिस्ता से खिड़की फांदते हुए वो दीवार के पीछे जा छुपा, जहां से लायला की छाती पर उभरे पहाड़ों का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर आर्यन खुद को फिर से कंट्रोल करता हुआ बगैर आवाज करे अब आगे बढ़ता हुआ दूसरी दीवार के पीछे जा छुपा। सीधे हमला करने की जगह छुपना इसीलिए जरूरी था क्योंकि लायला खुद भी एक सिपाही थी। हालांकि आर्यन को हराना तो उसके बस में नहीं था, पर हाँ, भनक लगते ही वो खुद को बचाती हुई सबको जरूर वहां बुला लेती। यही सोचकर अगली दीवार की ओट में आर्यन फुर्ती से जा छुपा, मगर यहां से लायला की छाती के नीचे का सारा हिस्सा पानी के नीचे मचलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख आर्यन का शरीर जहां तहां से अकड़ने लगा। खुद को काबू में करने के लिए आर्यन क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, हाँ हाँ वही, जब किस्मत नहीं लगे हों घोड़े तो फिर शौक से तलो पकोड़े। जहां आर्यन बगैर आवाज किए
चुपचाप खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तो ठीक उसी समय कक्ष में घूमती एक बिल्ली के टकराने से फूलों का एक गमला जोरदार आवाज करता हुआ जमीन पर धप से आ गिरा, जिसकी आवाज सुनकर लाइला चौकन्नी हो गई। क्या होगा आगे? क्या ले पाएगा आर्यन अपना बदला, या गिरफ्तार होकर फिर से मौत के चंगुल में फंस जाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।